हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहाँ पर क्लास 11th की NCERT फाइन आर्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। फाइन आर्ट्स में आर्ट एंड कल्चर है जो कि सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है। यहाँ पर हम लोग प्रागैतिहासिक शैलचित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग प्राचीन काल में यानी कि प्रागैतिहासिक काल में आरंभिक मानवों के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अध्याय का नाम पढ़ा है, अध्याय का नाम है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। देखिए, शैल का अर्थ होता है चट्टान, यानी ऐसे चित्र जो कि किसी चट्टान की सतह पर बनाए गए हों उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। क्योंकि अत्यंत प्राचीन काल के बारे में हमारे पास ना तो कोई पुस्तक है और ना ही कोई लिखित दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है, इसीलिए अत्यंत प्राचीन काल को प्राक इतिहास या फिर प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल भी कह देते हैं। इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है कि मानव इतिहास की 99% से ज्यादा घटनाएं जो हैं इसी काल में घटित हो चुकी हैं। हमारा जो वर्तमान टाइम पीरियड चल रहा है इसमें मानव इतिहास की 1% से कम घटनाएं आती हैं, जबकि मानव इतिहास की जो 99% से ज्यादा घटनाएं हैं वो इसी प्रागैतिहासिक काल में घटित हो चुकी हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग या फिर पुराना पत्थर काल भी कहा जाता है। क्योंकि प्रारंभिक जो काल है या प्रागैतिहासिक काल है उसका जो आरंभिक मानव था वो पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पत्थर के औजारों का उपयोग करके ही शिकार करना, जानवरों की खाल उतारना या फिर आग जलाने का काम पत्थरों के औजारों से किया जाता था। तो इसी वजह से प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग या फिर पुराना पत्थर काल भी कह दिया जाता है। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमारे पास कोई पुस्तक नहीं है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, इसलिए पुरातत्वविदों को प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा जो भी सामान इस्तेमाल किया गया है या फिर जहां पर वो रहते थे वही चीजों को अध्ययन करना पड़ता है, उन्हीं के आधार पर इतिहास जुटाना पड़ता है। तो प्रागैतिहासिक काल के स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों और जानवरों की हड्डियों के अवशेष और उनके द्वारा गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र या रेखाचित्र बनाए गए हैं वो सब हमें देखने को मिले हैं। उन्हीं के आधार पर इनका इतिहास जुटाने का प्रयास किया जाता है। पुरातत्वविदों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया है। देखिए, जब तक हम लोग इस प्रागैतिहासिक काल के काल विभाजन को नहीं जानेंगे तब तक इस अध्याय को समझ नहीं पाएंगे। यहां पर मैंने प्रागैतिहासिक काल का जो काल विभाजन है आपके क्लास 6 की जो NCERT इतिहास की किताब में जो काल विभाजन दिया था वही यहां पर उठाकर रखा है ताकि चीजें आपको और स्पष्ट हो जाएं। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला जो काल आता है वो आता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की जो अवधि मानी जाती है वो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक इसकी अवधि मानी जाती है। 20 लाख का मतलब क्या है? आप लोग तो कहेंगे पृथ्वी की जो आयु है 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन आपने यहां पर 20 लाख साल पहले क्यों लिया है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि मानव का सबसे पहला जो पूर्वज है होमो का उद्भव जो है लगभग आज से 20 लाख साल पहले हुआ था। तो तभी से हम लोग मानव का इतिहास देखना स्टार्ट करते हैं। और जो आज का आधुनिक मानव बोला जाता है जिसको हम होमो सेपियंस बोलते हैं, तो होमो सेपियंस का उद्भव जो लगभग आज से 2 लाख साल पहले हुआ था। लेकिन सबसे प्राचीनतम हमारा जो पूर्वज है होमो, उसका उद्भव आज से लगभग 20 लाख साल पहले हुआ है। तो तभी से हम लोग इतिहास की गणना करना स्टार्ट करते हैं। तो पुरापाषाण काल की अवधि जो है 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक है। पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में डिवाइड किया गया है। इसमें एक तो आ जाता है निम्न पुरापाषाण काल, यानी सबसे प्राचीनतम जो इसका जो काल है उसे निम्न पुरापाषाण काल बोला जाता है। इसकी अवधि 20 लाख साल पहले से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक है। इसके बाद आ जाता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल की जो अवधि है 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व है। इसके बाद सबसे बाद का आ जाता है उच्च या फिर उत्तर पुरापाषाण काल। इसकी अवधि जो है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ईसा पूर्व अगर लगा हुआ है तो ईसा पूर्व का मतलब मैंने बताया होगा कि ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा से पहले की तिथि। क्योंकि ईसा मसीह का जन्म जो है आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था, तो यहां पर 10,000 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा से 10,000 साल पहले। तो ईसा पूर्व को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2000 जुड़ जाएंगे और 2000 जब जुड़ जाएंगे तो अपने आप ही 12,000 साल पहले पहुंच जाएगा। इसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो अवधि है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक है। हालांकि कुछ कुछ किताबों में 12,000 साल पहले से लेकर 9,000 या 8,000 साल पहले तक बताई गई है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपकी जो क्लास 6 की इतिहास की पुस्तक है उसी का विभाजन यहाँ पे उठाया है। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल की जो अवधि है इसकी शुरुआत लगभग आज से 10,000 साल पहले मानी जाती है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो आरंभिक मानव ने जो चित्रकारी बनाई है, आरंभिक मानव की जो चित्रकारी के हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो उत्तर पुरापाषाण काल से देखने को मिलते हैं। हमारे पास निम्न पुरापाषाण के काल के जो मानव हैं या फिर मध्य पुरापाषाण काल के जो मानव हैं उनके बनाए हुए चित्र देखने को नहीं मिलते हैं। अधिकांश देशों में, अधिकांश जगहों पर हमें
उत्तर पुरापाषाण काल से ही आरंभिक मानव के चित्र देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां जो हैं दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पुरापाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आज से 40,000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आज से 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको उत्तर पुरापाषाण काल कहा जाता है। तो भारत में इसी टाइम पीरियड से प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिलना स्टार्ट होते हैं। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867-68 में पुराविद आर्किबोल्ड कार्लाइन ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। यानी हमारे यहाँ जो प्राचीनतम शैल चित्र खोजे गए हैं वो 1867-68 में आर्किबोल्ड कार्लाइन ने खोजे हैं। ऐसे ही शैल चित्र जो है स्पेन में भी पाए गए थे। तो स्पेन में जो शैल चित्रों की खोज हुई है वो 1880 के करीब हुई है, जबकि हमारे यहाँ उससे 12 साल पहले ही 1867-68 में खोज हो गई है। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। कश्मीर से भी 2 शिलापट्ट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं, यानी कुछ चित्रों को उकेरा गया है। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार, देखिए लखुडियार का शाब्दिक अर्थ होता है 1,00,000 गुफाएं, तो इनमें पाए गए शैलाश्रयों में भी अनेक चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर लखुडियार के बारे में बताया गया है। लखुडियार में पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें एक तो मानव चित्र हैं, पशु चित्र हैं और ज्यामितीय आकृतियां हैं। देखिए चित्रकारी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम अपने बचपन की जो चित्रकारी है उससे इसको कंपेयर करेंगे तो चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए बचपन में जब हम लोग LKG, UKG या फर्स्ट क्लास में हुआ करते थे तो उस समय हम लोग चित्र कैसे बनाते थे? हम लोग जो साधारण पेंसिल वाले जो कलर होते थे उनसे चित्र बनाते थे, और हमारी जो चित्रकारियाँ होती थी कैसी होती थी? लकीर के रूप में होती थी। छोटी छोटी जो ज्यामिति लकीरें होती हैं उनके रूप में हम लोग चित्रकारी करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हम लोग अगली कक्षाओं में पहुंचते गए हैं, वैसे वैसे हम लोग भी चित्रकारी में निपुण होते गए हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आरंभिक मानव का हाल है। आरंभिक मानव ने जो स्टार्टिंग में जो चित्रकारी बनाई है वो चित्रकारी बहुत ज़्यादा विशिष्ट नहीं है, वो सामान्य चित्रकारी है। उसमें भी बिल्कुल सामान्य लकीरों टाइप की जो रेखाएं हैं, इस तरह की रेखाएं वो दिखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मानव चित्रों की बात करें तो आरंभिक मानवों ने जो सबसे पहले के जो आरंभिक चित्र बनाए हैं उन चित्रों में मानवों को छड़ी के रूप में या फिर लकीरों के रूप में दिखाया गया है। तो मानव चित्र जो है सफेद, काले और लाल रंगों के हैं और मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। पशु चित्रों की बात करें तो पशु चित्रों में लखुडियार में एक लंबे सूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। ज्यामितीय आकृतियों में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ज्यामितीय आकृतियां हैं, लखुडियार का ही एक चित्र है। तो यहाँ पर लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइन है और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। लखुडियार के चित्रों की विशेषता यह है कि यहाँ पर चित्रों का अध्यारोपण हुआ है। अध्यारोपण का मतलब यह है कि एक के ऊपर कई सारे चित्र बनाए गए हैं, एक के ऊपर कई सारे कलर किए गए हैं। तो सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए हैं, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण तो ये हो सकता है कि कोई स्थान ऐसा होता होगा जिसे ये लोग पवित्र मानते होंगे, तो पवित्र स्थान पर ये लोग साल दर साल लगातार चित्रकारी करते रहते होंगे, इसी वजह से चित्रों के ऊपर परतों के रूप में परत चढ़ती गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों में नवपाषाण काल के चित्र पाए गए हैं। कर्नाटक में 3 स्थान काफी ज्यादा फेमस हैं। इनमें कुपगल्लू, पिकलीहल और टेकलकोटा जो है प्राचीनतम शैल चित्रों के लिए फेमस हैं। यहां पर 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र जो हैं वो सफेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। हालांकि यहाँ के जो चित्र हैं वो अधिकांश चित्र तो नवपाषाण काल के हैं, फिर भी यहाँ पर आरंभिक ऐतिहासिक काल और परवर्ती ऐतिहासिक काल के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के चित्रों के विषयों की बात करें तो यहाँ के चित्रों के विषयों में सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल यहाँ के चित्रों के मुख्य विषय हैं। यहाँ पर वनस्पतियों के चित्र बहुत कम पाए जाते हैं। कुपगल्लू के एक चित्र में बड़े बड़े अंगों वाले कामोदीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए किसी एग्जाम में कि किस स्थान के चित्र में कामोदीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है, तो आप बता देंगे ये कुपगल्लू के चित्र में है। सबसे अधिक और सबसे सुंदर शैल चित्र जो है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं में और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं, क्योंकि इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में आदर्श गुफा स्थल हैं और ये गुफा स्थल आरंभिक मानवों के रहने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त थे, क्योंकि इन गुफा स्थलों के पास ही पानी के सोर्सेस भी थे
और आरंभिक मानव ना तो खेती करना जानता था, ना ही घर वगैरह बनाना जानता था। तो प्राकृतिक रूप से जो भी गुफाएं या कंदराएं होती थी, उन्हीं गुफाओं में अपना आश्रय लेता था। तो विंध्याचल की श्रृंखलाएं हों या फिर कैमूर की जो पहाड़ियां हों, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी गुफाएं थी जो कि इन मानवों के रहने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त थी। तो इसी वजह से इन गुफाओं में लंबे समय तक ये मानव रहे हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाणकालीन और मध्यपाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं। इनमें भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय हैं, जिनमें से लगभग 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर वी.ए. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ये कई बार पूछा गया, कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर वी.ए. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। यह भी कई बार पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सन 2003 में घोषित किया गया है। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि आरंभिक मानवों ने चित्रकारी क्यों की होगी। इस सवाल का जवाब हम लोग आज के मानव से अगर तुलना करके प्राप्त करेंगे तो आसानी से हमें मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी विशिष्ट कार्य करते हैं तो हम लोग चाहते हैं उसको अपनी स्मृतियों में संजो कर रखें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फोटो वगैरह, सेल्फी वगैरह लेते हैं। अब उस समय के मानव के पास ना तो फोटो लेने का कोई साधन था, नहीं सेल्फी लेने का कोई साधन था। तो उस समय के मानव ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन चट्टानों पर की। हो सकता है उस समय के मानवों ने अपने मनोरंजन के लिए या फिर अपना खाली समय व्यतीत करने के लिए ये चित्र बनाए हों, या फिर ये भी हो सकता है उस समय के मानवों ने कोई विशिष्ट अनुष्ठान के अवसर पर ये चित्र बनाए हों। आज भी आपने देखा होगा, आज भी भारत में शादियों के अवसर पर इस तरह की जो चित्रकारी है करने की परंपरा है। खास करके उत्तर भारत में तो मैंने देखी है, शादी विवाह के अवसर पर लाइनदार जो चित्र वगैरह हैं ये बनाए जाते हैं। तो वो जो परंपराएं हैं वो आज या कल की परंपराएं नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले से चली आ रही परंपराएं हैं, जिनका निर्वहन हम लोग आज तक कर रहे हैं। भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका में पाए गए चित्रों में उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार के दृश्य हैं, नृत्य संगीत के दृश्य हैं, हाथी घोड़ों की सवारी है, जानवरों की लड़ाई है। इसके अलावा शहद इकट्ठा करना या फिर अन्य जो क्रियाकलाप करते हुए मानवों को दिखाया गया है। तो इन जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियां भी इन चित्रों में शामिल हैं। भीमबेटका के जो कलाकार हैं अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफेद रंग शामिल थे। लेकिन सफेद और लाल रंग जो था इनका फेवरेट रंग था। लाल रंग ये लोग हिरमच यानी कि गेरू पत्थर से, हरा रंग ये लोग कैल्सिडोनी नामक पत्थर से और सफेद रंग ये लोग चूना पत्थर से बनाते थे। भीमबेटका के जो आरंभिक मानव हैं ये पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करके चित्र बनाते थे। यहाँ के चित्रों की खास बात यह है कि यहाँ पर पशुओं को वास्तविकता से अधिक तंगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यानी यहाँ पर पशुओं को काफी ज्यादा तंगड़ा और रौबदार दिखाया गया है, जबकि मानव को छड़ी के रूप में दिखाया गया है। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर बनाए गए हैं। तो जैसा कि हमने स्पष्ट कर दिया था, चित्रों की परतें होने का रीजन क्या है, या तो ये हो सकता है किसी चित्रकार को अपनी रचना बहुत ज्यादा पसंद आती हो, तो समय के साथ साथ वो बार बार अपनी रचना पर जो है अपनी चित्रकारी पर बार बार पेंटिंग करता हो, तो इसी वजह से हो सकता है चित्र के ऊपर परतें चढ़ती गई हो। या फिर ये हो सकता है कुछ कुछ चित्र पवित्र स्थानों पर बनाए जाते हो, तो पवित्र स्थानों पर बनाए जाने वाले चित्रों में उनके बाद के जो वंशज होते हो वहां पर दोबारा चित्रकारी करते हो। तो इस तरह के कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक चित्र की कई सारी परतें देखने को मिलती हैं। रेखा चित्रों और चित्रकारियों को 7 कालावधियों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इनमें से जो 3 काल हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बाद बाकी के 4 काल जो हैं वो इनके बाद के काल हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पुरापाषाण युग की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आरंभिक मानवों के जो चित्र हैं वो हमें उत्तर पुरापाषाण युग से देखने को मिलते हैं। तो उत्तर पुरापाषाण युग वाले चित्र यानी हमारे भारत में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हैं। तो इस युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जो आरंभिक मानवों ने जो चित्र बनाए थे वो छड़ी जैसी पतली रेखाओं वाले चित्र थे, लेकिन अधिकांश चित्र जो हैं बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भीमबेटका में जो पशु वगैरह हैं उनको बहुत ज्यादा तंगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं पशु को बहुत तंगड़ा और रौबदार दिखाया गया है, जबकि मानव को यहाँ पर छड़ी के रूप में दिखाया गया है। कुछ चित्र यहाँ पर धवन चित्र हैं। धवन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गीले ब्रश से जो पेंटिंग की जाती है तब धवन चित्र बनता है। तो कुछ चित्र यहाँ पर धवन चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे पड़े हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मानव को यहाँ पर छड़ी के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ पर अधिकांश चित्र जो है वो ज्यामितीय आकृतियों से भरे पड़े हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है।
देखिए यहाँ पर आप लोग एक विशेषता ये देखेंगे कि उत्तर पुरापाषाण युग के जो चित्र हैं उनमें शिकार करते हुए दृश्य नहीं दिखाए गए हैं। सामान्यतः इस तरह के दृश्य दिखाए गए हैं, यानी जानवर अलग हैं, मानव जो अलग नृत्य कर रहे हैं, अलग जा रहे हैं, तो इस तरह के चित्र दिखाए गए हैं। बाद के जो चित्र हैं जैसे मध्य पाषाण युग के चित्र हैं वहां पर शिकार करते हुए तस्वीर दिखाए गए हैं। मध्य पाषाण युग या मेसोलिथिक पीरियड, तो इस युग के चित्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, लेकिन चित्रों का जो आकार है ये छोटा हो गया है। जैसा कि हमने बताया था, उत्तर पुरापाषाण काल में जो शिकार के दृश्य हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि मध्य पाषाण युग तक आते आते शिकार के दृश्यों की प्रमुखता होने लगी है। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदिमानवों को जाल या फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। मध्य पाषाण काल के जो कलाकार हैं वो जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। तो कुछ चित्रों में हाथी है, जंगली सांड है, बाघ, शेर, सुअर, हिरन, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवर हैं और पक्षियों को भी इन लोगों ने चित्रित किया है। अब देखिए यहां पर जानवरों को तो इन लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया है, लेकिन मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीत से प्रस्तुत किया है, यानी मनुष्यों को गहने वगैरह, वस्त्र पहने वगैरह दिखाया गया है। जैसे स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है, यानी यहां पर कुछ कुछ स्त्रियों की चित्रकारी जो है निर्वस्त्र रूप में है और कुछ को कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। इन चित्रों में बूढ़े और जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। यानी मध्य पाषाण युग की जो चित्रकारी है वहां पर बूढ़े भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, जवान भी उसमें दिखाए गए हैं। सामूहिक नृत्य जो है इन चित्रों का आम विषय रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे चित्र हैं जहां पर लोगों को पृथक कार्य करते दिखाया गया, जैसे महिलाएं जो है अनाज पीस रही हैं, खाना बना रही हैं, यहाँ पे पुरुष जो है शहद वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह के चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, जैसे कि मानो एक परिवार हो। अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं और कुछ में अंगुलियों के सिरों के बने निशान भी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर अंगुलियों के सिरों के बने निशान चित्र में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है ताम्रपाषाण युग। देखिए ताम्रपाषाण युग के बारे में आपकी किताब में नहीं बताया गया है, यहाँ पर मैंने बाहर से जानकारी इसके बारे में रखी है। तो अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर ने तो जो काल विभाजन बताया था वहां पर सबसे पहले पुरापाषाण युग था, मध्यपाषाण युग था, नवपाषाण युग था, लेकिन यहाँ पर ताम्रपाषाण युग कहां से आ गया? देखिए ताम्रपाषाण युग जो है नवपाषाण और प्रारंभिक कांस्य युग के बीच की अवधि को माना जाता है। प्रारंभिक कांस्य युग के बीच की अवधि कौन सी है? जिस समय हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो जो आरंभिक सिंधु सभ्यता है, आरंभिक सिंधु सभ्यता और नवपाषाण के बीच का जो टाइम पीरियड है जब कांस्य सभ्यता विकसित हो रही थी, तो उसी को ताम्रपाषाण कहा जाता है। तो बताया गया है कि कांस्य युग के बीच की अवधि जिसके दौरान मानव समाज ने धातु के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने समाजों को पुनर्गठित किया, उसे ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग में हरे और पीले रंग का उपयोग करते हुए चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, यानी इस युग के जो चित्र हैं उनमें हरा और पीला रंग दिखा गया है। चित्रों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। इस अवधि के चित्रों का समूह महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ में है। महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ गुफाओं के चित्रों में चितकबरे हिरणों की खालों को सूखता हुआ दिखाया गया है। हजारों वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर पहले से चित्र और रेखा चित्र दिखाई दिए थे। तो ये जो चित्र हैं ये ताम्रपाषाण युग के चित्र बोले जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए अब आप लोगों को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस अध्याय के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चाहे अगर आप लोग चाहेंगे तो क्लास नोट्स भी वहां पर उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों को प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ लेनी है तो उसके लिए आपको पे करना होगा और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपको जो है अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला भी दी जाएगी। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि अब आप लोग नोट्स ना बनाएं, सीधा हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां से नोट्स ये प्राप्त कर लें। इसके साथ ही अभ्यास प्रश्नों वाला जो वीडियो है वो भी अवश्य देखें, ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसका आप अभ्यास कर पाएं, आप लोग उसे परमानेंट बना पाएं। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।